नमस्ते मित्रों। देखिए, विद्युत क्षेत्र के कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कल हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज कुछ अन्य और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वांटम आवेश का मान होगा। बताइए भी क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 गुलाम। दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुणा 10⁻⁻17 गुलाम। तीसरा ऑप्शन है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। और आपका चौथा ऑप्शन है नॉन, यानी इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये। क्यों भी? क्योंकि एक क्वांटम आवेश का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। ये आवेश कितना होता है? एक क्वांटम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया, आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल F हो तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत बल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रोटॉनों के मध्य बल F है तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल क्या होगा। मैं यहां लिखता हूं इसका आंसर। ए में लिख दिया जैसे F, बी में लिख दिया 2F, सी में लिख दिया F/2 और डी का ऑप्शन वही आपका, इसमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, दो प्रोटॉन, जो विद्युत बल है, विद्युत बल का मतलब क्या है? कूलाम बल। किस पे डिपेंड करता है? आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी आ रही है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य भी दूरी हमने आ रही लिखी है और प्रोटॉनों के मध्य भी दूरी आ रही लिखी है। अब डिपेंड करता है इन दोनों आवेशों का गुणनफल। अब देखो, इन दोनों आवेशों के गुणनफल पे डिपेंड करेगा। अभी दो इलेक्ट्रॉन लिए तो आवेशों की प्रकृति क्या हुई? समान ही तो हुई। दो प्रोटॉन लिए तो आवेशों की प्रकृति क्या हुई? समान हुई। तो दोनों का गुणा कराओगे आप तो क्या आएगा? समान ही तो आएगा। क्यों आएगा समान? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश का परिमाण क्या होता है? समान होता है। आवेश का परिमाण समान होता है। परिमाण समान होता है और प्रकृति भी दोनों की समान ही है, तो बल क्या आएगा? F ही आएगा। तो दो प्रोटॉनों के स्थान पे दो इलेक्ट्रॉन रख दोगे आप तो भी बल कितना रहेगा? F ही रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये गुणन वाला आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, जो भी आपका कंफ्यूज इसमें दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो आवेशों की प्रकृति। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो आवेशों की प्रकृति। साधारण है भाई, यहाँ Q1 Q2 आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए कि उनका गुणा है वो 0 से बड़ा है। तो आपको पता है ये ऋण आवेश नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और इनका गुणनफल पॉजिटिव दो ही कंडीशन में आ सकता है। क्या? या तो ये दोनों प्लस के हों और या ये दोनों माइनस के हों। अन्य कोई ऐसी कंडीशन इसमें नहीं है कि इनका गुणनफल पॉजिटिव आ जाए। तो क्या होगा? ये दोनों प्लस के हैं तो भी प्रकृति समान, दोनों माइनस के हैं तो भी प्रकृति समान। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन आवेशों की प्रकृति क्या होगी? समान होगी। तो यदि इनका ग्रेटर देन 0 आता है तो प्रकृति क्या आएगी? समान। और प्रकृति समान आएगी तो बीच की दूरी यदि बराबर हो तो बल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल अपरिवर्तित रहेगा। प्रकृति समान। एक चीज और, प्रकृति समान होगी तो बल कौन सा होगा? आपको बताइए। बल होगा प्रतिकर्षण। प्रकृति समान होगी और उनके मध्य बल कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल आपको कार्य करेगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ऐसा ही
इसमें आपको दे दिया Q1 Q2 लेस देन 0, तो आपको पता चल गया इसमें एक ही कंडीशन होगी, 0 से छोटा ये कब हो सकता है, जब ये क्या हो, ऋणात्मक। और ये ऋणात्मक कब होगा, जब इसमें एक प्लस और एक क्या हो, माइनस हो। तो इनकी प्रकृति क्या होगी भी, असमान प्रकृति होगी। और असमान प्रकृति का मतलब ये हुआ कि इनके मध्य कौन सा बल हुआ, आकर्षण बल होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको छोटे छोटे जो कि कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए भी, आपको जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यदि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F हो तथा दोनों आवेशों के मध्य एक पराविद्युतांक की कांच की प्लेट, कांच पराविद्युतांक होता है, रख दी जाए, तो माध्यम की, भाई माध्यम आपने कांच रख दिया ना, तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो, क्या हो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F हो तथा दोनों आवेशों के मध्य एक पराविद्युतांक की कांच की प्लेट रख दी जाए तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी। कैसे निकालेंगे भैया, सबसे पहले तो आप ये बताओ पराविद्युतांक क्या होता है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। हमें माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है और पराविद्युतांक एक दिया हुआ है, यहाँ एक रख दो आप, यानी हम रख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1। तो बताओ क्या आया, ये प्राप्त हुआ आपको। यानी माध्यम और जो कि आपका वायु या निर्वात था उन दोनों की विद्युतशीलताएं क्या आएंगी, बराबर। कब, जब पराविद्युतांक एक हो। और इसका मान आपको पता ही है कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए भी, आपको जैसे मान लो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकता है, जैसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको दे दिया, मान लो जैसे मैं लिखता हूं कि विद्युत बल को हम लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू आप लिखते हो K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, E इक्वल टू हम लिखते हैं K Q बटा आर स्क्वायर। दोनों समीकरणों से आप मेरे को बताइए, क्या इन दोनों समीकरणों से यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ Q0 और इसको लिख देता हूँ Q, तो दोनों से आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि E का मतलब तो यही होता है, आपको मैंने उसमें जो बेसिक कंसेप्ट तैयार करवाया था उसमें बताया था, E का मतलब तो ये होता है। तो यहाँ आप F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इंटू Q0, और यदि यहाँ पे Q0 एक इलेक्ट्रॉन हो तो आप F बराबर क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे हम F बराबर, यानी विद्युत बल हमारा क्या होगा, E इंटू E इलेक्ट्रॉन और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र। तो यदि मान लो कि किसी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि उस क्षेत्र, जैसे मान लो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। इलेक्ट्रॉन का भार mg, m द्रव्यमान g
गुरुत्वीयता त्वरण एम ए बल होता है तो एम जी भी बल ही तो होगा। तो क्या हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत बल। हमें निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है ना, विद्युत क्षेत्र ई, वो निकालना आपको। तो बताइए आप ई बराबर क्या लिखोगे, एम जी अपॉन स्मॉल ई। और आप एम का मान इलेक्ट्रॉन के लिए जानते हैं 31 किलोग्राम, और जी का मान आप 9.8 रख दीजिए, ई का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 रख दीजिए। इनको आप सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त होगा 5.57 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपको इसका आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपको पूछ लिया जाता है जैसे कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, बताइए भी। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव वह होगा, क्या आवेश का परिमाण है ना, या आवेशों का मान लिख देता हूं मैं, मान, वो तो क्या होना चाहिए अधिकतम, और उनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए न्यूनतम, यानी लगभग नगण्य, क्या नगण्य। तो वो द्विध्रुव क्या होगा, एक आदर्श द्विध्रुव कहलाएगा, एक आदर्श द्विध्रुव होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई नाभिक दे दिया आपको, जैसे मान लो आपको कार्बन नाभिक दे दिया, जैसे दे दिया आपको C12 पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए भी आवेश ज्ञात करना आपको, कितने प्रोटॉन 6, तो सीधा ही लिख दो आप आवेश 6 गुणा प्रोटॉन पे आवेश 19, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आवेश उस कार्बन के नाभिक पर होगा। इसी प्रकार से भी इसमें बहुत से अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया बलों के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। विद्युतशीलता के क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिए हैं, और अन्य क्वेश्चन आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। एक साधारण क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपको कि आवेश का सीजीएस पत्ती में मात्रक बताइए, मात्रक, तो आपको पता क्या है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ये इसका सीजीएस पत्ती में मात्रक है। देखिए कुछ अन्य क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए होंगे, तो मैं इसमें कल देखूंगा और आपको कल करवाऊंगा। एक दो न्यूमेरिकल भी, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होंगे, वैसे मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन कोई अन्य कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होगा तो मैं आपको इसमें कल करवा दूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, यहाँ माइनस क्यों आवेश, यहाँ माइनस क्यों आवेश, और यहाँ है +2 क्यों आवेश, कितना +2 क्यों आवेश। ये दूरी ए और ये दूरी बी, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये कोण 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो इसका शीर्ष अभिमुख ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। और आपको पूछ लिया जाता है इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें द्विध्रुव कहाँ बन रहा है, अरे इसमें द्विध्रुव बन रहा है, देखो ये +2 क्यों आवेश है, इसको आप ऐसे लिख दो प्लस क्यू। देखिए ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, और ये क्या है एक विद्युत द्विध्रुव, इसको P1 मान लो और इसको P2 मान लो, परिणामी निकालना आपको। इस प्रकार से हम परिणामी निकाल लेंगे। यहाँ समांतर चतुर्भुज की रचना होगी, और जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जो समांतर चतुर्भुज के विकिरण को डिनोट करेगा, वो क्या होगा, इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो विकिरण हम कैसे निकालेंगे भाई, √P1² P2² 2P1 P2 कोस कितना लिखूं 60 डिग्री, इसको आप सोल्व कर लोगे। अब ध्यान से देखिए P1 P2 के मान क्या है बराबर, चलो एक अगले स्टेप में लिख देंगे, P1² P2² 2P1 P2 इंटू
cos 60। cos 60 का मान बताइए अभी। cos 60 का मान कितना होता है? आपको एक टेबल इसमें तैयार करवाई भी होगी मैंने, इस याद करने के लिए, जो त्रिकोणमिति ज्यामिति की टेबल होती है बहुत ही आसान होती है, कोई भी चीज़ इसमें रटनी नहीं है आपको, साधारणतः यहाँ से ऐसे इस प्रकार से तैयार करनी टेबल। प्रत्येक में 4 का भाग देना है, जल्दी से उसका अंडर रूट निकाल लो और ऊपर लिख दो 0, 30, 45, 60, 90 और यहाँ लिख दो साइन। जल्दी से बताइए क्या हुआ? 0, 1/2 और 1/√2, √3/2 और 1। इसका उल्टा लिख दीजिए कोस में, यहाँ मान कोस में पूछा था, जल्दी से इसका उल्टा लिख दीजिए 1, √3/2, 1/√2 और 1/2, 0। हमें 60 का निकालना है। कौन से 60 का? कोस 60 का मान। देखिए हमारा 1 मिनट के अंदर कोस 60 का मान प्राप्त हो गया 1/2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये कैंसिल, क्या प्राप्त होगा आपको? अब यहाँ आपको P बराबर प्राप्त हुआ है P1² P2² और P1 P2। ये दोनों मान बराबर है हमें। क्यों बराबर है? दोनों के बीच की दूरी बराबर है। दोनों के बीच की दूरी बराबर है तो क्या होगा? बराबर ही तो होंगे। तो ये हम P1 बराबर क्या लिखोगे आप? P1 बराबर भी आप QA लिखोगे और P2 बराबर भी आप क्या लिखोगे? Q into A लिखोगे। यही तो होगा। तो बताइए हम लिख सकते हैं क्या? वैसे मैंने दोनों को P1 लिख दिया था, इन दोनों को भी P1 लिख दो, समान लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आएगा? 2P1² और P1²। कितना हो गया? 3P1² हो गए। तो P का मान कितना आएगा? √3P1 या √3P2। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू मित्रों।